नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी पति का अफेयर। क्यों करण की गलती का दोष भी उसके सास ससुर कीर्ति पर ही डाल रहे थे। पहले तो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप बहाना ढूंढते थे। अब मैं देख रही हूँ कि ऑफिस के बाद आप न जाने कहाँ वक्त बिताते हैं। काम तो मैं भी करती हूँ, परंतु मैं कभी भी आपसे नजरें नहीं चुराती हूँ। आप घर 10 बजे तक आते हैं, मन हुआ तो खाते हैं, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कोई अपनी नई पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार करता है? कीर्ति आक्रोश भरे शब्दों में अपने पति से कहती है। करण, हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी आपका मन मुझसे ऊब गया? करण बोला। क्या तुम इतनी मॉडर्न हो तो ये भी टिपिकल गांव की लड़कियों की तरह बात कर रही हो? तुमसे शादी की थी तो क्या ये एग्रीमेंट कर लिया था कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ही चिपका रहूंगा? नई नई शादी की बात अलग होती है। अब हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। भूलो मत, मेरी खुद की भी एक अलग जिंदगी है और ये तुम्हारा मुझे बार बार टोकना और आक्रोश में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने से मना किया है? इतना कहकर करण अपनी बाइक लेकर फिर से घूमने निकल गया। तभी दूसरे कमरे से कीर्ति की सास दीपिका जी बोली, बहू, मर्द पर कभी लगाम नहीं लगाई जाती है। अरे वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर घूमता फिरता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे? लड़की नहीं है कि इधर उधर भटक जाएगा और हमारी इज्जत खराब करेगा। तुम तो बस घर गृहस्थी संभालो, मेरा बेटा खुद ही संभल जाएगा। कीर्ति बोली, मम्मी जी, मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दिखता नहीं है। और कहाँ लिखा है कि हर बार वही गलत होती है? क्या कभी बेटा गलत नहीं हो सकता? और क्या कहा आपने कि लड़की भटक जाती है? अरे लड़की भटकती नहीं, बल्कि लड़के उसे भटकाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी मानसिकता है कि लड़की माँ बाप की इज्जत खराब करती है और बेटा नहीं। कौन जानता है कल को अगर आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा काम किया और आपका नाम खराब हुआ तो फिर ना कहना कि सचेत नहीं किया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कीर्ति की शादी के शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, परंतु पिछले महीने से करण का व्यवहार तुरंत बदल गया। जिसे एक पत्नी की नज़र देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी, पर बिना सबूत के कीर्ति कुछ भी करना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कीर्ति ने इस विषय में अपने माता पिता को भी बताया। उन्होंने कहा, जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। हाँ, जब सच्चाई तुम्हें पता चल जाए तो अपने कदम पीछे भी मत खींचना, हम तुम्हारे साथ हैं। कीर्ति ने नज़र बनाए रखी और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब करण दफ्तर से लौटकर आया तो घर में सिपाहियों को देखकर हैरान था। क्या बात हुई? घर में पुलिस क्यों आई है? क्या कुछ चोरी हो गई है? अरे बताती क्यों नहीं हो? बुत बनकर क्यों खड़ी हो? वहीं खड़े दरोगा ने बोला, अच्छा तो करण बाबू आप हैं। आप ये सवाल अपनी पत्नी से क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके खिलाफ आपकी पत्नी श्रीमती कीर्ति जी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। करण हैरानी से बोला, एफआईआर? मगर क्यों, किस लिए? कीर्ति, ये क्या कह रहे हैं और ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? करण आक्रोश से लाल निगाहें कीर्ति की तरफ करके बोला। जैसे ही करण कीर्ति की तरफ बढ़ा, दरोगा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और बोला, अपनी पति के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखते हो शर्म नहीं आती? करण अटकते हुए बोला, संबंध? किसके साथ? किसने देखा? वह हैरानी में इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा आखिर कीर्ति को उसके और निशा के बारे में कैसे पता चला। दरोगा बोला, करण बाबू, किस किस से पूछेंगे? सारे शहर ने देखा है। तभी तो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की और हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। चलो रे, हथकड़ी लगाओ इन्हें और ले चलो इनके असली ससुराल। थोड़ी खातिरदारी हम भी करें, दरोगा हवलदार से बोला। दरोगा करण को अपने साथ ले गए। वहीं कीर्ति चुपचाप खड़ी रही। दीपिका जी दरोगा के पैर पड़ रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जरूर मेरी बहू के मन में कुछ चल रहा है, तभी तो वो मेरे बेटे को फंसा रही है। आप ही सोचिए दरोगा बाबू, कोई नई नई दुल्हन अपने पति के खिलाफ पुलिस में जाएगी? अरे बहू, कुछ कहती क्यों नहीं हो? पूरे मोहल्ले में हमारा नाम खराब हो जाएगा। कीर्ति ने एक शब्द नहीं कहा, पर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और पुलिस वाले करण को लेकर चले गए। करण के माँ बाप इधर उधर फ़ोन करके सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं कीर्ति ने अपने पिता को सारी बात बताई और चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगले दिन कीर्ति अपने लिए रसोई में चाय बना रही थी तो दीपिका जी बोली, देखो तो जरा इस लड़की को, लाज शर्म है कि नहीं? अपने पति को जेल भेजकर यहाँ चाय पी रही है। बहू, तुम्हारी शादी को भी 4 महीने नहीं हुए और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अगर करण से कोई गलती हुई थी तो तुम उसे समझाती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी?
कुछ पूछ रही हूँ, मुंह में क्या दही जमाए बैठी हो? दीपिका जी के पति संजय जी बोले। अब शादी तय हो रही थी, तभी कुछ लोगों ने कहा था कि लड़की बहुत तेज तर्रार है, पर यह नहीं मालूम था कि अपने ही पति पर इल्जाम लगाएगी। अगर अपने पति को समझती और समझाती तो ये दिन देखना ना पड़ता। कीर्ति चाय पीकर कप किनारे रखते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैंने आपको इन बातों के लिए सचेत किया था, पर आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज आप लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। इनकी बुरी आदतों पर लगाम लगाने की बजाय मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं उन्हें समझाती और समझती। वाह मम्मी जी, स्वयं के बेटे की गलती को अपनी बहू पर मढ़ रहे हो। आप लोगों को पता था कि शादी से पहले उनका चक्कर किसी और से चल रहा है, तो उनकी शादी आपने मुझसे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? दीपिका जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू? जवान खून थोड़ा बहुत तो इधर उधर भटक ही जाता है, पर हमने उसे समझा दिया था। कीर्ति बोली, अच्छा, तो आपने समझा दिया था और आपका लाडला समझ गया था। ये क्यों नहीं कहती कि मेरे पिता के पैसों की चमक आपके आंखों में थी? दहेज की मोटी रकम, फ्लैट, गाड़ी, इन सब चक्कर में आपने अपने बेटे की एक नहीं सुनी और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। जितना गुनहगार आपका बेटा नहीं, उससे बड़े गुनहगार तो आप लोग हैं। दीपिका जी को लगा कि बहू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, तो उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, कीर्ति बेटा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज था? अरे तुम अपने रूप और प्रेम से उसे सही रास्ते पर लाती तो वो आ जाता। जरूर तुमने ही कुछ कमी छोड़ी होगी, तभी तो वो दोबारा उस लड़की के पास गया। थोड़ी ही देर में खबर आग की तरह फैल गई। करण की बहन आशी और जीजा जी अनिल घर पर आ गए और सभी कीर्ति पर ही गुस्सा कर रहे थे। कीर्ति गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मम्मी जी, एक बात बताइए, अगर मेरा संबंध नंदोई जी के साथ होता तो आप और आपकी बेटी मुझे क्या सलाह देंगी? आशी बोली, हे भगवान, मम्मी देखो ये कैसी बेशरम औरत है, खबरदार जो मेरे पति की तरफ नजर भी डाली। कीर्ति मुस्कुराकर बोली, अपने पर बात आई तो मिर्ची लगी। नंदरानी, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या आप सब मुझे इस घर में वही सम्मान देते जो आज आप अपने भाई और आप अपने बेटे के लिए मुझसे मांग रही हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं जीजाजी अनिल भी आशी को धीरे से कान में बोले, भाभी बात तो सही कह रही हैं। आशी ने आंखें दिखाई तो अनिल जी चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। दीपिका जी बोली, ठीक है, मेरा बेटा खराब है, हम सब खराब हैं। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो चली क्यों नहीं गई इस घर को छोड़कर? कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, ये फ्लैट मेरे पापा ने शादी में मुझे खरीद कर दिया था। घर का एक एक सामान मेरे दहेज का है। और आप क्या कह रही थी? गांव की लड़कियां भटकाती हैं। मम्मी जी, अब वो भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। और फिर मैं तो शहर की लड़की हूँ, मुझे नहीं रहना आपके धोखेबाज बेटे के साथ। मैं तलाक के लिए अर्जी डालूंगी। अब ना तो मुझे आपके विश्वासघाती बेटे के साथ और ना आप लोगों के साथ रहना है। आशी सामने आकर बोली, बहुत बोल रही हो तुम, और हम सब सुन रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि करण धोखेबाज है और वो दूसरी लड़की के साथ घूमता फिरता है? संजय जी, दीपिका जी, हर कोई उससे पूछने लगा, हाँ हाँ बताओ, क्या सबूत है? वो बोली, मेरे पूजनीय ससुराल वालों, सबूत वो गाड़ी है जो मेरे पिता ने दहेज में आपके बेटे को दी थी। वो मोटरसाइकिल भी मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। जब ये लोग न्यू टाउन मेन रोड में घूम रहे थे और हेलमेट नहीं पहन रखी थी तो सीसीटीवी कैमरे ने इनकी तस्वीर उतारी और इनके खिलाफ चालान काटा और उस चालान का नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पर आया। मैंने सोचा अपनी शादी को एक मौका देती हूँ, शायद ये खबर गलत हो। पर जब आरटीओ ऐप पर जब गाड़ी का नंबर डाली तो सारा चिट्ठा सबूत के साथ सामने आ गया। अरे मैंने तो आपको उनके कारनामे दिखाए ही नहीं। ये लीजिए सबूत, देखिए इसमें आपका बेटा किसके साथ चिपक कर घूम रहा है, समय तारीख सब है इसमें। इतना कहकर कीर्ति ने फ़ोन अपने ससुर की तरफ बढ़ा दिया। फोटो देखकर सब हैरान थे, क्योंकि फोटो में करण दूसरी लड़की के साथ बैठा था। हेलमेट ना होने के कारण उन दोनों की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी। तभी संजय जी बोले, अरे दीपिका, ये लड़की तो हमारे पुराने पड़ोसी शर्मा जी की बेटी निशा है। दीपिका जी फोटो देखी और आक्रोश में बोली, सच्चाई पर मुहर लगाना जरूरी था क्या? ना जाने ये लड़का और क्या क्या कांड करेगा। मैं सोची थी पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की से उसकी शादी कर दूंगी तो इसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और ये सही रास्ते पर आ जाएगा। पर ये लड़का, अब चलो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फिर बेटे को कोसते हुए वो दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में जाकर दीपिका जी ने अपने पुराने पड़ोसी को फ़ोन किया और खूब उटपटांग बातें बोली। अरे बेटी, अगर संभल नहीं रही थी तो किसी और के पल्ले बांध देते। मेरे बेटे को फंसाने की क्या जरूरत थी? इतनी मुश्किल से उसे रास्ते पर लेकर आई थी, पर तुम्हारी बेटी है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उधर से आवाज आई, अपने बेटे को क्यों नहीं संभालती हो? खुले बैल की तरह छोड़ रखी हो। अरे इतनी गुणवंती और रूपवती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़कियों पर नजर डालता है। खराब तो तुम्हारा बेटा है।
जो मेरी बेटी को बहला रहा है, दोबारा मेरी बेटी के आसपास नजर आया तो उसकी टांगें तुड़वा देंगे। जीजाजी बोले, माता जी बुरा मत मानेगा, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देते। साले साहब ने बहुत गलत किया है। आप तो जानती हैं आजकल का कानून बहुत कड़क है और पुलिस उससे भी ज़्यादा सख्त है। ना जाने उनकी कितनी कुटाई की होगी। अगर कोई रहम कर सकता है तो वो है भाभी जी। रिश्ता रखे ना रखे, पर कम से कम साले साहब की हड्डियां तो ना टूटेंगी। तो जाइए और बहू के पैर पकड़िए। आशी अपने पति से बोली, ये किस तरह मेरी माँ से तुम बात कर रहे हो? अनिल आशी से बोला, खबरदार, अपना भाई निकला 2 नंबर का और पति को अपने वश में करना चाहती हो। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। घर चलो चुपचाप। इतना कहते हुए उन्होंने आशी का हाथ पकड़ा और वापस घर ले गए। कीर्ति के माता पिता भी वहाँ आए। दीपिका जी और संजय जी ने उन्हें भी समझाने की असफल कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, हमने बेटी की शादी इसलिए नहीं की थी कि आपका बेटा और उसे धोखा दे और वो समझौता कर ले। आप लोग अपने बेटे की गलती को सुधारने की जगह दूसरे की बेटी को समझौता करना सिखा रहे हैं। हर बार बेटी ही समझौता क्यों करेगी? दीपिका जी कुछ कहती हैं, उससे पहले कीर्ति की माँ बोली, अब बस बेहतर होगा आप लोग इस घर को खाली कर दें। मेरी बेटी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। अब वो इस रिश्ते में नहीं रहेगी। जहाँ भरोसा ना हो वहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता। आखिरकार शाम तक संजय जी और दीपिका जी को बहू का घर छोड़कर अपने पुराने मकान में जाना पड़ा। कुछ समय बाद कीर्ति ने करण से तलाक ले लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। समय बीता, करण लौटकर घर आया, माँ बाप से माफ़ी मांगी, अकेले जीवन जीने लगा। दीपिका जी बेटे के दुख से दुखी थी तो संजय जी बोले, जैसी करनी वैसी भरनी, हमने तो इसे समझाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने उम्मीद दूसरे की बेटी से क्यों लगाई, अपने बेटे को की गलती को क्यों नहीं देखा। सच ही तो कह गई कीर्ति, जरूरी नहीं हर बार बहू ही गलत हो, बेटा भी गलत हो सकता है। समय के साथ साथ कीर्ति अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर करण वहीं ठहर गया। क्योंकि हर बार दाग चांद पर ही क्यों लगे, कभी सूरज पर भी ग्रहण लग ही सकता है। जैसे अच्छी बात फैलती है, बुरी बात भी फैल गई। कोई भी माता पिता अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के से क्यों करना चाहेगा जो भरोसे के काबिल ना हो। मित्रों, जिस घर में भरोसा और सम्मान ना हो वहाँ भूल से भी अपनी बेटी को ना ब्याहें। दान दही से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, बल्कि घर सजाया जाता है। बेटियों को शिक्षित करें ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी खुशियाँ खुद तलाश कर सकें। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।